बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या अदलिया के हवाले से मुजवज़ा आइनी तरमीम से आला अदलिया के कुछ जजेस का मुस्तकबिल खतरे में है? और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतल्लक जो खबर शाये हुई और टीवी चैनल्स पर चली, उसकी वजाहत के लिए प्रेस रिलीज़ क्यों जारी करवाना पड़ी? अब ये जो तरमीम है ना अदलिया से मुतल्लक, ये कित्थे जाके गल मुक्की है और क्या जजेस जो हैं वो इस तरमीम को कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं? जो भी तरमीम आ रही है इस पर बात करेंगे। जो हमारे पास खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और जो अली अमीन गंडापुर के साथ पार्लियामेंट में हुई है, ख़ास तौर पे फैसल वारडा ने जो किया है और ख्वाजा आसफ ने जो किया है, उस पर भी बात करेंगे। और चन्ना कित्था गुजारी रात में अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ रहे, उनके मोबाइल क्यों बंद थे, अंदर क्या होता रहा, वो क्या कह के आए थे पेशावर से यहाँ इस्लामाबाद, तो ये मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। और फिर फैसल वाडा ने एक बड़ी धमकी भी दे दी है। वो धमकी क्या है? इमरान खान ने जेल में कहा है ना कि ये सबको पता है कि किन का माउथ पीस है ये, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जो उन्होंने बात की है वो ज़्यादा ख़तरनाक है इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए। और इसराइली जो हैं अखबारात, मीडिया जो है, उनके दिल में इमरान खान का दर्द इतना क्यों है, क्यों जागा हुआ है? पहले इसराइल टाइम्स ने जो है वो स्टोरी छापी, मजमून छापा इमरान खान के फेवर में, और अब दी यरूशलेम पोस्ट जो है अखबार वहाँ का, उन्होंने जो 8 सितंबर के बाद इन लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हुआ, इन्होंने ज़ाहिर मुकदमा दर्ज हुए, 6 के करीब एफआईआर जो हैं वो पीटीआई वालों के खिलाफ दर्ज हुई हैं और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। कोई 8-10 के करीब जो है पार्लियामेंटेरियन जो है इनके गिरफ्तार हुए। तो इस हवाले से उन्होंने एक एक तरफा सी स्टोरी जो है यरूशलेम पोस्ट ने वो शाये की है। राइटर्स से उन्होंने ये ली है स्टोरी, खबर, यानी कि जो खबरसां एजेंसी है उसकी खबर उन्होंने, लेकिन वो एक तरफा है। उसमें जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसका जिक्र नहीं, इन्होंने जो पथराव किया उसका जिक्र नहीं, इन्होंने जो वादा खिलाफी की उसका जिक्र नहीं, जिन कवानीन के तहत कार्रवाई हो रही है उनका जिक्र नहीं, इनको मजलूम बना के पेश किया गया है। अच्छा, वो जो उसकी हेडलाइन है ना, वो अच्छा जो उनका ना आलमी खबरों वाला पेज है, उसकी ये पहली स्टोरी है, लीड स्टोरी है यरूशलेम पोस्ट की। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब जो पाकिस्तान की पुलिस है उसने कई लॉ मेकर्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, जेल में डाल दिया है। और वो कौन है? इमरान खान की पार्टी के, ये जो लफ्ज़ है ना इमरान खान की पार्टी, यानी वो तो अपोजिशन के लोग हैं ना, जो भी पार्लियामेंटेरियन पकड़े गए हैं, लॉ मेकर्स गिरफ्तार हुए हैं, वो उनका तल्लक अपोजिशन के साथ है या अपोजिशन की पार्टी के साथ तल्लक है। और यहाँ हम ये कहते हैं कि पीटीआई के अरकान असम्बली, यही कहते हैं ना। यहाँ इमरान खान की पार्टी के अरकान असम्बली कभी सुर्खी देखी है आपने? इस सुर्खी से ये लगता है कि जनाब उनके नज़दीक हकूक़ इंसानी, सियासी हकूक़, पार्लियामेंटेरियन की गिरफ्तारियाँ, ये कोई मसला नहीं है। उनके नज़दीक मसला ये है कि इमरान खान की पार्टी, यानी वहाँ जो मरकज़ी किरदार है उनके अखबार में, वो इमरान खान साहब हैं। अच्छा, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसराइल ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से कभी किसी जगह पे कोई आवाज़ नहीं उठाई। पहली मरतबा अगर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे, जो इसराइली हैं उन्होंने इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को डिस्कस किया। फिर चंद दिन पहले जो मैंने अर्ज़ किया कि जो मज़मून छपा इसराइल टाइम्स में इमरान खान के फेवर में, और अब ये जो सुर्खी है ख़ास तौर पे, चलो खबर ठीक है, खबर छप सकती है, लेकिन जो सुर्खी में उन्होंने तासर देने की कोशिश की है कि साडे मुंडे नूं साडे मुंडे दी पार्टी दे यार बंदे फड़ लए उन्होंने, ये सुर्खी है पंजाबी में। तो फिर जो बातें हो रही हैं गोल्ड स्मिथ वाली, यहूदी लॉबी की, सारी बातें,
उनकी तड़प ये बता रही है कि उन बातों में सदाकत है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात ये कि सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई है। अली मीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया, इस हवाले से सहाफ़ियों ने पूछा इमरान खान से अडयाला जेल में कि जनाब उससे तो एक बगावत का तासर मिलता है। तो खान साहब ने कहा जनाब जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, अली मीन गंडापुर के साथ। क्या कोई मकूल शख्स या मकूल सियासतदान इस तरह के लबो लहजे की तईद कर सकता है, बल्कि ये कह सकता है कि मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ? तो इस पे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि जनाब आपके जो लीडर हैं पीटीआई के, वो तो माफ़िया मांग रहे हैं उनके खिताब पे। वो उमर अयूब और गौहर अली खान साहब ने इस पे कहा था ना कि इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जो बात है ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो बात की और पंजाब में जलसा करने की जो बात की थी अली मीन गंडापुर ने कि जनाब हम ढोल भी लाते हैं, बारात भी लाते हैं, और मुखातब उनकी मरीम नवाज शरीफ साहबा थी, वो खातून वज़ीर आला हैं। तो इस हवाले से फिर बहुत सारे जो इसके पहलू निकलते थे उससे ज़ूम से गुफ्तगू उन्होंने की थी अली मीन गंडापुर साहब ने। तो फिर उन्होंने कहा जनाब नहीं, जो माफिया मांग रहे हैं ना वो बुज़दिल और डरपोक हैं, उन्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए। यानी जो मकूल बात करे पीटीआई के अंदर, उसकी पीटीआई में जगह ही नहीं है, इमरान खान के बकौल। और दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जनाब मैंने ये कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, दरवाजे बंद कर दिए मैंने, किसी के साथ कोई बात नहीं होगी, ये खान साहब फरमा रहे हैं। अच्छा की है वैसे बंदा, पहले ये तरले मार रहा था कि बात होगी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, इन लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, सियासतदानों के साथ। फिर ये कहने लग गए कि अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो मुझे भी बात करने का कोई शौक नहीं है। और जब साफियन से पूछती हैं आपसे कोई राब्ता शाब्ता हुआ नहीं हुआ, तो खान साहब हमेशा ये कहते रहे जनाब कोई राब्ता शाब्ता नहीं हो रहा, वो गल ही नहीं कर रहे जनाब मेरे नाल। खान साहब जी अब कह रहे हैं कि मैंने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं, मैंने 6 रहनुमाओं को, वो कह रहे हैं कि पीटीआई के 6 रहनुमाओं को ये इख्तियार दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बात करें, आपने तो इख्तियार दिया हुआ था, वो आपके साथ बात नहीं कर रहे थे। और जब वो 22 अगस्त वाला जलसा मनसूख करवाने के लिए पैगाम लेके गए ना आज़म स्वाति साहब, तो खान साहब खिल उठे थे। जैसे मैंने 2014 वाले धरने में जब रहील शरीफ ने बुलाया था इनको और ताहरुल कादरी को, और जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जनाब जैसे इन्होंने दुनिया फतह कर ली है, एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी है, उसी तरह का। लेकिन दूसरे दिन जब उसके बाद कोई किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई तो खान साहब फिर मायूस हो गए, फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। इनका ख्याल था कि शायद गेम टूर पे ही आ गल लगे वधेगी हूँ, लेकिन उन्होंने फिर उंजी रखा। और हालत ये है कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो 8 सितंबर की तारीख थी ना जलसे की, ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब 8 सितंबर को कर लें, यानी ये खुद तारीख भी मुकर्रर नहीं कर सकते। और बढ़ के देखें इनकी। अच्छा खान साहब की जो ऐसी बातें हैं ना कि उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, दरवाजे बंद हो गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, इन्हें सीरियस न लिया करो। खान साहब ते मुख्तलिफ कैफियत जी ना तारी होंदियां रहिंदियां, उन्होंने विचों एक कैफियत हैगी है, और यदि कैफियत का पस मंज़र है वो जो अली मीन गंडापुर साहब जो है ना, एक दिन पहले कल उसमें मैंने विलाग भी किया था कि जनाब लापता हो गए हैं, वो लापता। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि वो किसी महफूज मकाम पे हो सकते हैं, और महफूज मकाम आपको पता क्या होता है, सेफ हो जो भी मामला होते हैं। और मैंने कहा था गिरफ्तार नहीं हुए, तो ये अब उसकी जो तफसीलात हैं वो जो पता चली हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। ये वहाँ बता के आए थे, ये जो बैरिस्टर सैफ वगैरह और पीटीआई के कुछ लोग जो हैं, वहाँ के जो रहनुमा है, क़यादत है जो केपी में, उनको ये बता के आए थे जनाब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर मुझे, इनका ख्याल था कि 4 घंटे के बाद ना 3-4 घंटे में फारग हो जाऊँगा। इन्होंने कहा जनाब अगर 4 घंटे तक मेरे साथ आप लोगों का राब्ता ना हुआ तो फिर आपने रोला डाल देना है, कह देना है कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब के फ़ोन बंद हैं, गायब हो गए। हालांकि उन लोगों को इस बात का पता था। और दूसरी बात यह है कि इनको कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया था, जैसे यहाँ तासर दिया जा रहा है कि जनाब शायद इनका वो कर दिया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, या ये कर दिया है, या वो कर दिया है,
पता नहीं वहाँ क्या सलूक हुआ, फर्स्ट स्टेप ठाता या की कर देता या पैर फाड़ लेने जाके, या कि ऐसा नहीं है। ये गंडापुर साहब जो ना हर हफ्ते वहाँ हाजिरी देते हैं, वहाँ जाके उनसे हदायत लेते हैं, उनको पूरी डायरी देते हैं। मेरी इतला के मुताबिक अली मीन गंडापुर साहब ये उसी सिलसिले में वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। माजी के बरक्स वहाँ इनके साथ कदरे सरदमोहरी का मुजाहरा किया गया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते कहा नहीं पाई गई, कहा पाउंदे भी कितना जो इन्होंने खिताब फरमाया, अदलिया ते जिस तरह तनकीद की थी, और अगर आप लोग आइन को नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते, जेलें तोड़ देंगे, पंजाब में ये कर देंगे, वफाक में ये कर देंगे। आपने सुना ही है ना, उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाई साहब गए हैं, तो इनको इंतज़ार करवाया गया। जिन साहब के साथ इनकी मुलाकात होती है और वहाँ ये ब्रीफिंग देते हैं और ब्रीफिंग लेते हैं, तो उन्होंने इनको इंतज़ार करवाया काफ़ी देर। और ये बात ठीक है कि वहाँ जैमर शैमर लगे हुए हैं, या ये भी हो सकता है वो साहब तो ये कह रहे थे जनाब जो वहाँ मोबाइल जो है वो बाहर रखवा दिए जाते हैं। तो लेकिन चलो थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। ये कह रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब कि वहाँ जैमर लगे हुए थे इसलिए रब्ता नहीं हो सका। चलो जैमर वाली बात जो है वो मान लेते हैं। वहाँ इन्होंने अपने खिताब की वजाहत पेश करने की कोशिश की और कहा कि जनाब ये मेरे अल्फाज नहीं थे, ये मेरे ख्यालात नहीं थे, ये खान साहब ने कहा था, खान साहब के कहने पे ये हुआ, खान साहब के कहने पे वो हुआ। तो फिर कहा गया होगा आगे से कि जनाब फिर वज़ीर आला भी खान साहब के सिर से बन जाओ, वजारत आला भी खान साहब के सिर से चलाओ। तो वहाँ से इन्हें मेरी इतला है ये कहा गया कि जनाब उन शर्तों को उम्मीद ना रखना। आप लोगों ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है ना, तो फिर ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ना, जिन वज़ीर आला के साथ जो मुलाकात होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बंद हो जाना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों से दरवाज़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया है कि जनाब की फ़ायदा थोड़ा मुलाकातां दा, थोड़ा ब्रीफिंग देने दा, तुसी गल मनदे कोई नहीं, गल तुसी खान दी मनदे हो, बदनामी करते हो, झूठ बोलते हो, की फ़ायदा गल्लां करने दा। फिर इस तरह की ये मुलाकात थी। और फिर ज़ाहिर है खान साहब को इतला जो है वो किसी न किसी अंदाज में हो जाती है या दे दी जाती है कि भाई जी उन्होंने तो ये कह देता। फिर खान साहब जो फिर उन्होंने ये कहा है जनाब हमने दरवाजे बंद कर दिए। दरवाज़ा उन्होंने बंद किया है भाई जी, कुंडी बाहरों लगी हुई आ, अंदरों कुंडी लाने का की फायदा, वो बाहरों कुंडी खोलेंगे तो अंदरों खोल दोगे। और दूसरा जो वहाँ खिताब हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, फैसल वाडा ने जो बात की है, बड़ा जज्बाती और वसीला किस्म का उनका खिताब था। तो उन्होंने अली मीन गंडापुर से ये कहा है कि जनाब आप कहते हैं कि हम आएंगे तो आए, फिर पंजाब में आए, सिंध में आए, वफाक में आए, आपकी जुल्फों तुम्हारी जुल्फों की कसम लटों से पकड़ कर लटाएंगे और बताएंगे तुम्हें। वो सारा जो भी खिताब है उनका एक जज्बाती अंदाज। और दूसरी तरफ से शोर शराबा होता रहा फैसल वाडा। और फिर उन्होंने जो अगली बात की, उन्होंने ये कहा कि जब अभी तो मैंने थोड़ा सा नमूना दिखाया है, वो जो ऑडियो नहीं वो उन्होंने लीक की जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब 23 तारीख को जो है 23 अक्टूबर को या इतवार वाले दिन या 30 अक्टूबर तक मैं ऐलान करूंगा, कुछ अहम होने वाला है, इस तरह की बात। और 23 अक्टूबर को फिर 2022 को अरशद शरीफ जो हैं वो कत्ल कर दे, उनकी खबर आ जाती है। यानी फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि इन लोगों ने अपनी सियासत के लिए अरशद शरीफ को कत्ल करवाया कि फ़ज़ा बन जाए, और फ़ज़ा बनाने की कोशिश भी की थी इन्होंने अरशद शरीफ वाले इशू पे। वो ये भी फैसल वाडा साहब जो हैं ये कह चुके हुए हैं कि जिस दिन मुराद सईद पकड़ा गया ना, तो उसके बाद अरशद शरीफ वाले केस में फैज़ हमीद और इमरान खान को फांसी होनी है। और एक इंटरव्यू उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो मुराद सईद हैं वो अरशद शरीफ के घर में उनकी एनेक्सी में छुपे रहे हैं। तो यहाँ फिर वो कहते हैं कुछ ख़वातीन भी मुलव्वस हैं। तो अब अरशद शरीफ तो हैं वो जो है वो तो कत्ल हो चुके थे, तो उनके घर में पनाह किसने दी? ये सारी चीज़ें जो हैं ये काबिल गौर है। और फैसल वाडा ने ये कहा है कि उन्होंने मोबाइल की तरफ इशारा करके जब मैं एक एक बटन दबाऊंगा ना
تو تمہارے سارے کرتوت سب کو یعنی ننگا کر دوں، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ثبوت، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی رہے ہوئے۔ فیصل والا نے تو علی بن گنڈا اور کو یہ بھی کہا کہ اگر باپ کی ہو تو آؤ، اور اسی طرح کا جو خطاب ہے وہ خواجہ آصف نے کی ہے۔ ان کے جب تم لوگوں نے 15 دن دیے تھے، 13 دن رہ گئے ہیں، 2 دن گزر گئے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے 15 دن کے اندر، وہ کہنا آیا اٹ کے پل کے اوپر ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم کہنے تمہارا باپ وہ تو اگر تمہارا کوئی باپ ہے، تمہارا کوئی ہے، یہ بولا لفظ انہوں نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تیرا اگر کوئی پیو ہے نا تے پتر آ پھر آ کے دکھا، تم دساں گے اسی کتنا خریدا، کتنا جیلیں توڑی دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا وہاں کور کمیٹی کا اجلاس پشاور ہوا ہے، وہاں گنڈا پور صاحب گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں، معافی نہیں مانگوں گا، یہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے۔ وہی بات جو عمران خان نے کی، تو یہ سیاسی رویے نہیں ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان منسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ یہ جب نئے عدالتی سال کے موقع پہ صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی، جس میں پھر یہ خبریں چل گئیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ایکسٹینشن لینے سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب جب بتایا گیا کہ اگر سب کی عمر میں اضافہ ہو، ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب قاضی صاحب جو ہیں وہ قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جناب لاؤ میرے سامنے رانا ثناء اللہ کو، رانا ثناء اللہ تو اس میٹنگ میں نہیں تھا، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جناب اگر ایکسٹینشن دی گئی یا عمروں میں تمام ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو قاضی صاحب نے جناب گھر چلے جانا، وہ کہتا انہوں نے۔ تو یہ اب جو پریس ریلیز جاری ہے، انہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، دوسرا اسے غلط انداز میں جو ہے اس کی رپورٹنگ کی گئی، سنسنی پھیلانے کی کوشش کی گئی، تو اداروں کو کم کرنے دو یار ویسے۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا جناب کئی ماہ پہلے وزیر قانون جو ہے چیمبر میں آئے تھے، اٹارنی جنرل بھی وہاں تھے، مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بھی وہاں تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو میعاد ہے عہدے کی وہ 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر فرد واحد کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو پھر قبول نہیں، یعنی صرف میرے واسطے اگر کر رہے ہو، ایک عہدے واسطے کر رہے ہو، تو پھر یہ گل جڑی ہے یہ مینوں قبول نہیں ہے، میں نہیں لینی۔ یہ بات ہوئی تھی۔ پریس ریلیز کے مطابق وزیر قانون نے پھر یہ کہا کہ جو ججوں کے تقرر کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں کچھ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے ججوں کے تقرر والا اور پارلیمانی کمیٹی جو ان کو ایک بنا دیا جائے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا، وہ قانون میں ترمیم کر سکتی ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس میں اپوزیشن جو ہے اس کو نکال نہ دینا، اپوزیشن کو اس میں شامل رکھنا۔ پھر رانا ثناء اللہ کے بیان کے حوالے سے فالو اپ سوال ہوا کہ جناب وہ تو یہ کہتے ہیں، تو اس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب نہ میں ان سے ملا ہوں، نہ میرے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہاں جو بات ہوئی تھی جو چند ماہ پہلے وزیر قانون والی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا جناب ہم ججوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، اضافہ چاہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ جناب پہلے جڑی خالی سیٹیں وہ تو پر کر لو نا، ان تے خالی سیٹیں پر ہو گئی ہیں، ویسے وہ بل بھی آ گیا ہوا ہے سیٹوں میں، سپریم کورٹ کی جو ججوں کی اسامیاں ہیں، نشستیں ہیں، ان میں اضافے کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ، تو اب اس سے یہ کہاں لگتا ہے کہ اگر تمام ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ کر دیا جائے تو قاضی صاحب کہیں گے نہیں جناب میں تو جناب 25 تاریخ کو 25 اکتوبر کو گھٹ ہو جانا۔ یہ تو الٹ بات ہو رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو رانا ثناء اللہ جو بات کر رہا ہے، اور جو میں نے اپنے ایک علاقے میں کہتے وہ اپنے لیے ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اگر سب کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ کر دیا جائے تو اس میں پھر کیا حرج ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو عدلیہ کو خاص طور پہ چیف جسٹس پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی حرکت تھی، وہ لوگ سنسنی پھیلانا چاہ رہے تھے۔ اچھا اب اس پہ ہوگا کیا، ہو کیا رہا ہے؟ آج دوپہر کو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سینئر ترین برادر جج کو اگر سسٹم میں برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ کی آئینی ترمیم کو قبول کر لیں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو مختلف تجاویز چل رہی تھی نا آئینی ترمیم، عدالتی اصلاحات کے حوالے سے کہ ایک آئینی ترمیم چل رہی ہے نا، ایک تو یہ تھی
کہ جناب چیف جسٹس کی جو مدت ہے عہدے کی میعاد ہے وہ 3 سال کر دی جائے، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری یہ تھی جناب ایک آئینی عدالت جو ہے الگ کر دی جائے، آئینی سپریم کورٹ، اور دوسری جو اپیلیں سننے والی سپریم کورٹ ہے وہ الگ کر دی جائے۔ اور پھر ایک اور جو تجویز کہ جناب یہ سینئر ترین جو جج ہے اس کو چیف جسٹس بنانے کا جو آئین میں دیا گیا ہے، اس کی بجائے یہ کر دیا جائے کہ جناب 5 سینئر ترین جو جج ہیں وہ ایک پینل جائے اوپر، اور اس میں سے وہ جو ہے وہ تقرر کریں چیف جسٹس کا۔ وہ جونیئر بھی ہو سکتا ہے، سینئر بھی ہو سکتا ہے، یعنی 5 والا۔ تو وہ میری متعلقہ لوگوں سے جو بات ہوئی تو میں نے کہا یار یہ تو زیادتی ہوگی، 3 کا پینل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پہلے 3 ہیں ان کے بجائے کسی اور کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی۔ تو اب جو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ یار وہ اصل مسئلہ یہ تھا نا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے ان کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کی مخصوص رشتوں والے کیس میں، رائٹر بھی وہ ہیں، انہوں نے وہ ججمنٹ لکھی ہے، تو اس حوالے سے بہت سارے تفضات ہیں۔ اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے ذہن میں بھی کچھ تفضات تھے، اور وجہ یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف سے کہ جناب کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ نہ مل جائے، اس لیے یہ نشستیں جو ہے نا قومی اسمبلی کی اضافی نشستیں جو ہیں، مخصوص نشستیں، یہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی تاکہ حکمران اتحاد کے پاس نہ رہیں، 2/3 اکثریت ان کی ختم ہو جائے، آئین میں ترمیم نہ کر سکیں۔ اس کی وجہ شاید یہ غلط فہمی تھی کہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد 3 سال کر دی جائے گی، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے اگر 2/3 اکثریت ہوگی اور 3 سال میعاد عہدے کی ہو گئی تو پھر تو 3 سال قاضی صاحب رہیں گے، تو 3 سال بعد میرا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو پھر دوسری طرف اب تفصیلات اس بات میں ہے کہ جناب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے چیف جسٹس بن کے، حالانکہ کرنا کیا، آئین اور قانون کے تابع چلنا ہوتا ہے، اتنی زیادہ ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی جتنی ماضی میں ہم خیال بینچ مارتے رہے ہیں۔ بہرحال خوف جو ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے، باقی جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہم خیالوں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک خوف تو ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال کے اضافے والی جو تجویز ہے اس پہ عمل ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ پتہ یہ چلا ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے ذرائع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر تو ایک بندے کو 3 سال عہدہ جو میعاد والی بات ہے پھر نہیں قبول کسی کو، لیکن اگر سب کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی غیر آئینی بات نہیں، یہ تو کوئی امتیازی سلوک نہیں، یہ قبول، یعنی کہ وہ یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں عدلیہ کے ججز کہ اگر 3 سال اضافہ کر دیا جائے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اور اس کے نتیجے میں قاضی صاحب کو مزید 3 سال مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ ساری یعنی گل ہونی تھے مکدی نظر آ رہی ہے، یا مک گئی، تقریباً مک گئی کہہ لو تسی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔